टेस्ट नहीं मिला केमिस्ट्री वाला, ऑनलाइन वाला ना, जब तुम ऑफलाइन आने लगेगा तो फिर वो चेक नहीं कराना, अब कर दूंगा। चलिए जरा देख लेते हैं भाई, हम बात कर रहे थे गैलिलियो लॉ की। वो क्या कहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट कर रहे हैं, देन प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसके लिए हम लाइन क्या लिख सकते हैं कि जो P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ठीक है, कैपिटल T लिखते हैं टेम्परेचर के लिए, स्मॉल t मत लिख देना, वो टाइम के लिए यूज करता है, ठीक है। और टेम्परेचर किस में लेके चलेंगे हम लोग, केल्विन में, याद है ना, मैंने बताया था आपको केल्विन में जरूर लेना, डिफरेंस आते जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे केस लूँ, इसको हटा के कांस्टेंट लगाऊं तो क्या लिख दूंगा, KT, क्या लिख दूंगा, KT। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ P/T इक्वल टू K, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगर फर्स्ट केस बनाता हूँ मैं इसका मर्डर वाला, क्या लिखूंगा, P1 इक्वल टू K। सेकंड केस में क्या करूँगा, P2 इक्वल टू K। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन जब दोनों को इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, P1 T2 P2 T1 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P1 T1 इक्वल टू P2 T2। दिक्कत किसी को, ठीक है, ठीक ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। दिस इज नॉट डाउन करो, चलिए आगे देखते हैं जरा हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इसी के ऊपर। इफ अ गैस एट टेम्परेचर एक्सर्ट अ प्रेशर, या दिख रहा है इसमें, देखने जरा, ये चमक आ रही है, एग्जैक्ट के आगे से लाइन आएगी सीधा, सही है। एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ 2 बार 275 नहीं 290 केल्विन, 290 केल्विन। एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ 2 बार and find the temperature at which it exert 5 bar pressure, 5 बार नहीं 0.5 बार या ऐसा भी रखेंगे, जेट प्रेशर अब ये कैसे कर रहे हो, 1/2 of the original pressure। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करें, जल्दी से सॉल्व करें भाई इसे। आगे देखते हैं जरा हम लोग ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं जरा, ठीक है। इस बार ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोग बताएंगे डायरेक्ट, क्योंकि ग्राफ आप लोग ऑलरेडी दो देख चुके हैं, आइसो बार और आइसो थर्म, दो देख चुके हैं ना। अब इस वाला जो ग्राफ होगा उसका नाम क्या होता है, आइसो होगा V1 V2 V3। यहाँ पे ले लिया हमने P, यहाँ पे ले लिया हमने T, ठीक है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि पहले इन कर्व्स को बोलते हैं क्या बोलते हैं, आइसोचोर कोर। स्पेलिंग सर मैं गलत लिख रहा हूँ, CHOR नहीं होगा, CORE होगा, लिखने आइसोकोर COR होगा सर। यहाँ सही लिखा था पहले, नहीं लिख दो आप आइसोकोर, अगर बाई चांस कुछ स्पेलिंग में चेंज हो तो करें। आइसोकोर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए जल्दी से। कर्व लाइंस या द लाइंस प्रेजेंट इन अ ग्राफ ऑफ P वर्सेस T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस T में, P बाई T में कोई ग्राफ
बनाते हैं, जो भी उसमें लाइंस आती हैं, स्ट्रेट लाइन जो भी आती हैं उसके अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आइसोकोर कहलाती है। वो क्या कहलाती है? आइसोकोर। तो आइसोकोर होती क्या है? The line isochore. The graphical lines is formed in P versus T graph at constant volume are known as, क्या कहलाएंगी? आइसोकोर। ठीक है, अब आपको इसमें बताना क्या है, क्वेश्चन है इसी में ही कि इन फिगर या इन ग्राफ अरेंज वॉल्यूम ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर या एट डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज करके बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। चलिए फिर आंसर देख लेते हैं जरा। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, किसमें लगाएं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटा। यानी बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा किसका है? D1 का, इसके बाद V2 का, इसके बाद सबसे ज्यादा 20 का भी है। सजाऊंगा ना धर के। सबसे ज्यादा बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे ज्यादा वाला पहले। आपके हिसाब से V3 का सबसे ज्यादा है, गलत है ना फिर? भैया सही तो है, साइन आने वाला होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारे पास एवोगाड्रो। एवोगाड्रो लॉ पढ़ते हैं। अरे ब्रोन ज्यादा नहीं होता है। एवोगाड्रो लॉ क्या बताता है? मैंने ऑलरेडी पहले देख रखा है एवोगाड्रो लॉ के बारे में। इसमें प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट। एवोगाड्रो लॉ नहीं पढ़ा होगा, हमने बचपन में पढ़ा हुआ। एवोगाड्रो कांस्टेंट पढ़ा था, एन ए एवोगाड्रो नंबर पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या वैल्यू होती थी उसकी? 6.022 इंटू 10 की पावर अबे सिंपल 23 भाई, सिंपल 23 यानी सिंपल बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल में ये नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू होती थी, जिसको मैं एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, है ना? अब एवोगाड्रो नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लॉ दिया जिसको बोला जाता था एवोगाड्रो लॉ। ये किस पे बेस्ड था? जब प्रेशर और वॉल्यूम क्या करते हैं? नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या करते हैं? कांस्टेंट करते हैं। पीटी दोनों कांस्टेंट करते हैं। तो बता रहे थे जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता था नंबर ऑफ मोल्स के, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका प्रेशर भी उतना ज्यादा लगेगा, उनका प्रेशर भी उतना ही ज्यादा लगेगा। जैसे अब मैं बात करता हूँ ट्रेन। ट्रेन एक आती है, पहले आती थी दिल्ली से EMU, ठीक है? तो उसमें होता क्या था, लद लद के आदमी भरे हुए होते थे, ठूस ठूस के आदमी भरे होते थे। अब चढ़ने वाले बेचारे 2-3 होते थे, चढ़ने वाले 2-3 होते थे। अब होता क्या था, सारे आदमी को उतरना था क्योंकि वो काम पे से आते थे, और जाने वाले बहुत कम होते थे। चढ़ने वाले 2-3 होते थे और उतरने वाले ज़्यादा होते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते थे। प्रेशर दोनों लगा रहे हैं, बाहर वाले अंदर जाने के लिए लगा रहे हैं, अंदर वाले बाहर जाने के लिए। अंदर वाला सर होता क्या था कि जो बेचारा चढ़ने वाला होता था, बाहर वाले उसे भी अपने साथ लेके बाहर तक निकाल देते थे। कुछ ऐसे होते थे जिन्हें उतारना नहीं होता था, वो जबरदस्ती उसे भी उतार देते थे। वो किसकी वजह से हुआ? प्रेशर। प्रेशर कब लगा? जब आदमी चल रहा है, ठीक है? कहने का मतलब है एक गेट के पीछे तुम खड़े हो जाओ, गेट को उधर 10 बंदे खड़े कर दो, कुंडी उंडी कुछ ना हो, सिर्फ गेट पकड़ के खड़ा हो रहा है, तो भाई प्रेशर किधर से ज़्यादा लगेगा? जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। अब तुम कहोगे कि नहीं एक तरफ मैं खली को खड़ा कर दूँ, तो भाई सेम मॉलिक्यूल्स की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? सेम, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं एवोगाड्रो लॉ ने क्या कहा था कि अगर क्या करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर at constant pressure and temperature the volume of fixed amount नहीं लिखेंगे इस बार, the volume of gas is directly proportional to
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और 2 नंबर ऑफ मोल्स। दो बातें लिख दी मैंने इसमें एक साथ ही, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लो या तो नंबर ऑफ मोल्स लिख दो, बात एक ही है। अब मैं कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर तुम जैसे मैं 5 बच्चे एक रूम में बैठा हूँ, एक रूम में 5 बच्चे बैठा हूँ, तो स्पेस मुझे कम में बैठा दूंगा मैं, पीट पाट के एक जगह में बैठा दो कोने में। लेकिन आप जैसे 50 बच्चे आ गए तब बैठा दूंगा क्या मैं उतने से स्पेस में? नहीं, इसके लिए मुझे स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए मुझे स्पेस भी ज़्यादा, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा मुझे स्पेस भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर मुझे पार्क बुक करना पड़ेगा। नहीं भैया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, पूरा स्पेस फिल करने के बाद, ठीक है। तो स्पेस इन्होंने क्या बोला कि जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n से। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेयर n इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स। मॉलिक्यूल में सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, अभी आप लोग n डिनोटिंग मोल्स को करता है, हाँ भैया, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें तो मॉलिक्यूल्स का होता है n इंटू Na, n इज इक्वल टू Na, वेयर Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर, वेरी गुड। Na इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, और एक और नाम बोलते हैं इसको कांस्टेंट, एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी? 6.022, माइनस में -23, ठीक है। जैसे 1 डजन की वैल्यू फिक्स्ड है ना 12, ऐसी 1 मोल की वैल्यू फिक्स्ड है जिसको हम एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। ध्यान रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा तीसरा लॉ था, कौन सा? एवोगाड्रो चौथा। चलिए एक और चीज देखते हैं कि अगर यहाँ पर क्या है, प्रेशर और क्या चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर, अगर मैं वो स्टैंडर्ड कर दूं, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों चीज मैंने क्या ले ली? स्टैंडर्ड ले ली, जिसको हम शॉर्ट में नाम देते हैं STP। सुना होगा बचपन में, STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैल्यू देख लो, मैंने पहले भी बताई होगी आपको, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? 1 बार ले लो या 1 ATM ले लो या 760 mm HG ले लो, ये सब क्या होते हैं? बराबर प्रेशर के होते हैं। पास्कल में क्या होती है इसकी वैल्यू? 10⁵ पास्कल। ये सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सारे क्या है इस टाइम पर? स्टैंडर्ड प्रेशर। क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर। वही अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 हमारे काम का क्या है? और मेनली ये और ये, बाकी इतने काम के हमारे नहीं है। क्या लिखी है बच्ची को? स्टैंडर्ड है वो, देख तो ले सही से। अब दिख गया ना, मैंने नहीं पढ़ा। जल्दी से नोट डाउन करें। बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, एट कांस्टेंट अगर हमारा STP हो, एट STP पे एक लाइन ध्यान रखेंगे कि अगर 1 मोल कोई भी गैस है, 1 मोल कोई भी Of- लाइन आ रही है वहाँ पे। 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो 1 मोल, उसका वॉल्यूम कितना लेके चलना है? एट STP वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा? 22.7। पूरा है 22.7 लेके चलना है आपको। NTP और STP भी लेके चलना है, ठीक है, अलग अलग गैसेस। ध्यान रहेगा, तो दिक्कत किसी को? 22.7 लीटर एनसीईआरटी ने यही मतलब कांस्टेंट दे रखा आपको, ये लेके चलेंगे। वैसे हम लोग जो पहले निकालते थे उस टाइम पे हम लोग क्या लेके चलते थे? 22.4 लीटर, याद है ना? चैप्टर में हाँ, तो आप वो भी ले लोगे तो वो गलत नहीं है। एक गैस ऐसी है जिसका 22.4 लीटर होता है, जो आर्गन होती है ना, आर्गन गैस सुना कभी आप लोगों ने? आर्गन गैस का होता है 22.4 लीटर, लेकिन हमें सारे गैसेस का ओवरऑल लेके चलना है, तो मैक्सिमम जो होता है ना वो 22.7 लीटर होता है, तो ये लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल में ये भी यूज कर देंगे ना तो वो काटने वाला नहीं है आपका, क्योंकि मोस्टली जो 12th तक भी यूज करा जाता है वो यही करा जाता है 22.4, ठीक है।
जल्दी से इसको क्वेश्चन करते हैं जरा। इफ फाइंड द, इफ ना लिखे, फाइंड द प्रेशर ऑफ अ गैस at temperature 300 Kelvin if it exert pressure 2 atm at STP। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Find the amount of gas whose volume is 250 at STP। सर गैस के बाद अमाउंट ऑफ गैस amount of 2.24 liter at STP। सर अमाउंट ऑफ गैस Amount of gas whose volume is 2.24 liter at STP। जल्दी से फाइंड आउट करके बताएं। अच्छे से सॉल्व कर लें इसे, आगे रफ करते हैं जरा। अब कुछ चीजें जरा हम लोग नोट डाउन करते हैं कि हमने भी थोड़ी देर पहले क्या देखा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या खास थी कि जो क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, ठीक है, जवाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा था, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा था, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ठीक है। टेम्परेचर की। तीसरा हमने पढ़ा वेगार्डो लॉ। सर ये नहीं था। अरे यही पढ़ो ना, वो तो मैंने कहा था किसी काम का ही नहीं है। वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इन तीन लॉ से मिलाकर आपको बनानी है एक इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इसकी बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। देखते जरा क्या कहता है। आपको बिजली होगी तो कितने वाला है, देखिए पहले है फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से आपको क्या मिला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, पहली इक्वेशन। दूसरा फ्रॉम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ से क्या मिला आपको, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तीसरी बात फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ से क्या मिला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इन इक्वेशन को इक्वेट कर लो। ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, वी गेट क्या मिला होगा हमें, जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, N T अपॉन में P के। ये चीज है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस का हो गया, ये चालू करके V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N के, T के और P। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, V इक्वल टू R N T बाय, V इक्वल टू R N T बाय। इसको जरा अच्छे से लिखते हैं, इसको मैंने उठा के इधर रख लिया, क्या बन गया, VP इक्वल टू हो गया। इसको सही से लिख देते हैं N R। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो R होता है उसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं,
गैस कांस्टेंट, और एक और नाम से जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ध्यान रहेगा। जो आपको गैस के लिए इसकी वैल्यू लेके चलनी है वो हमेशा कितनी लेके चलनी है? 8.03 लेके चलनी है 8.03 लेना है। 8.31 वैल्यू देखने जरा किसके पास बुक है इसकी? 8.31 है या 8.03? कह रहा 7.6। 8.3 डाल दूं? ठीक है भैया, आप कह रहे डाल दूं, काटेगा तो नहीं भाई, सोचना भैया। काट भी सकते हैं भैया सही, मतलब फायदा क्या हुआ फिर आपके पास बनने का? मतलब अबे मतलब इससे बाद में 03 आता है, 3 आता थोड़ा भैया तो गलत बात है, पूरा आपके पास देखो नहीं पड़ता है। सर्च कर लेना, ठीक है ना? काट दे, उसमें न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना आप लोग। Chinese